नमस्कार दोस्तों, मैं लखन नागर मैथ्स पावर कोचिंग क्लासेस की तरफ से आज आपके लिए लेके आया हूँ नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। संख्या पद्धति होती क्या है, कैसे संख्याओं को बांटा गया है, क्यों बांटा गया है, किस विधि के द्वारा बांटा गया है, ये सब हम पढ़ेंगे। उससे पहले दो लाइन आपके लिए कि आंधियों को जहां जिद है बिजली गिराने की, क्या आंधियों को जहां जिद है बिजली गिराने की, हमें भी वही जिद है आसिया बनाने की। समझे आप, आंधियों को जहां जिद है बिजली गिराने की, हमें भी वही जिद है आसिया बनाने की। यानी कि जितनी भी मुश्किलें अपने साथ आए हमें उसका डटकर सामना करना है। ठीक है, तो हम संख्या पद्धति पढ़ेंगे। देखिए संख्या पद्धति में क्या होता है, हम संख्या पद्धति को 0 to हीरो लेवल, और मैं आपको इसी चैनल पर मैथ्स और रीजनिंग दोनों में पूरा का पूरा मैथ्स और पूरा रीजनिंग आपको कंप्लीट करूंगा। ठीक है, तो देखेंगे हम संख्या पद्धति, संख्या की पद्धति क्या होती है और कैसे संख्या को बांटा गया है। तो सबसे पहले देखेंगे संख्या पद्धति में संख्या क्या होती है ना। संख्या जैसे कि एक है, 1 2 3 4, ये सब क्या होती है संख्या। लिख दिया आपसे 12, तो ये क्या है संख्या। आपसे बोल दिया 14, ये क्या है संख्या है। ठीक है, सबसे पहले संख्या से पहले होता है अंक। तो देखेंगे अपन, देखेंगे अंक क्या होता है। सबसे पहले देखेंगे अंक क्या होता है। तो अंक जो होता है वो जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0, ये टोटल कितने अंक होते हैं 10 अंक। एक 0 से लेकर जो 9 तक ये सारे 10 अंक होते हैं, है ना, 0 से लेकर 9 तक। लेकिन जैसे ही 10 आ जाएगा तो उसमें एक अंक अलग है और 0 वाला अंक अलग है। इसमें कितने अंक हो गए 2 अंक हो गई। और ये 2 अंक यानी कि ये है एक संख्या। क्या है ये एक संख्या। इस संख्या में कितने अंक है 2 अंक है। तो सबसे छोटी डिजिट होती है संख्या पद्धति में, वो होती है अंक। तो सबसे पहले हमने देखा अंक होता क्या है, जैसे कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये इतने अंक थे। तो हमने देख लिया अंक। अब अंक और संख्या में क्या अंतर होता है। आपके मन में सवाल आया कि सर अंक और संख्या में क्या अंतर होता है। तो देखेंगे अपन, ये है 12, यहां आपको दिख नहीं रहा होगा, ये है 12। 12 में क्या है, एक अंक ये है, एक अंक ये है, लेकिन ये पूरी क्या है एक संख्या। क्या है संख्या। तो एक संख्या है जिसमें कितने अंक है 2 अंक है। दूसरा जैसे कि 32, इसमें एक अंक है 3 और दूसरा अंक है 2, लेकिन ये दोनों मिलके क्या बन गई एक संख्या। ठीक है, ऐसे ही अंकों को मिलकर बनाई हुई जो एक फिक्स चीज होती है उसको बोला जाता है संख्या। जैसे कि 132, इसमें अंक है 3 लेकिन संख्या कितनी है ये 1। जैसे कि बोल दिया 445, इसमें अंक कितने हैं 3, यानी कि डिजिट कितनी है 3, और संख्या यानी कि नंबर कितने हैं 1। ये पूरा एक ही नंबर है। ठीक है, तो ये होता है नंबर और संख्या। अब देखेंगे अपन संख्या क्या होती है, क्योंकि नंबर से मिलकर क्या बनी संख्या। अब देखेंगे संख्या क्या होती है। संख्या को हम 2 भागों में बांटेंगे। संख्या को कितने भागों में बांटा हमने 2 भागों में बांट लिया। संख्या को 2 भागों में बांट लिया। एक होती है रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या। क्या होती है वास्तविक संख्या। और दूसरी होती है अपनी काल्पनिक संख्या।
एक होती है वास्तविक संख्या और दूसरी होती है काल्पनिक संख्या। क्या होती है वास्तविक संख्या और क्या होती है काल्पनिक संख्या, ये देखेंगे। वास्तविक संख्या वह संख्या होती है जिसे एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी कि नंबर लाइन क्या होती है, यह है एक फिक्स नंबर लाइन जिसे हमने देखा माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत के बीच की संख्या, माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत के बीच की संख्या, इसमें जीरो भी शामिल होता है। यानी कि देखो माइनस का 1, माइनस के 2, माइनस के 3 ऐसे अनंत तक। ऐसे ही इसमें 1, 2, 3 ये भी कहां तक है, अनंत तक। ये एक नंबर लाइन है और इसमें जितनी भी संख्याएं दर्शाई गई है वो सब क्या है, वास्तविक संख्या। ठीक है, अब वास्तविक संख्या इस नंबर लाइन पर जो भी दर्शाई जाती है वो वास्तविक संख्या होती है। लेकिन काल्पनिक संख्या क्या होती है, तो काल्पनिक संख्या देखते हैं हम, जैसे कि जो इस नंबर लाइन पर नहीं दर्शाई गई है वो सब क्या कहलाती है, काल्पनिक संख्या। जैसे कि हमने देख लिया अंडर रूट में माइनस का 2, ये काल्पनिक संख्या है। ठीक है, अंडर रूट में जो माइनस की रहेगी वो सारी काल्पनिक संख्याएं रहेंगी। जैसे कि अंडर रूट में -7, ठीक है, अंडर रूट में -5, -5, ऐसे जो भी सारी संख्याएं वो सब क्या है, काल्पनिक। हाँ, इसमें अभी तक एक और क्वेश्चन ऐसा है जो पूछा नहीं गया है लेकिन किसी भी समय पूछ सकते हैं, जैसे कि आयोटा। ये होता है क्या, आयोटा। आयोटा का मतलब होता है अंडर रूट में -1, अंडर रूट में -1। तो जो आयोटा होता है वो भी क्या होता है, काल्पनिक। ठीक है, आयोटा क्या होता है, काल्पनिक। लेकिन वास्तविक संख्या वही होती है जो इस नंबर लाइन पर दर्शाई जा सके। ठीक है, अब वास्तविक संख्याएं देखेंगे कि वास्तविक संख्याएं होती क्या क्या है। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या क्या होती है, इसे कैसे बताया जा सकता है। तो वास्तविक संख्या को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, है ना। वास्तविक संख्या को कितने भागों में बांट सकते हैं, 3 भागों में। यानी कि जैसे कि हमने इसको बोल दिया, एक को धनात्मक संख्या, धनात्मक, जैसे कि अपन ने बोला था कि वास्तविक संख्या होती है क्या, एक नंबर लाइन पर दर्शाई जाए, यानी कि माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत के बीच की संख्या। और इसमें क्या भी होता है, जीरो भी इसमें ही शामिल होता है। यानी कि एक संख्या होती है धनात्मक, ठीक है, दूसरी संख्या होती है ऋणात्मक। लेकिन इसमें एक और ऐसी संख्या होती है जो ना धनात्मक होती है ना ऋणात्मक होती है, वो होती है क्या, शून्य, है ना। यानी कि जीरो। जीरो एक ऐसी संख्या है जो ना धनात्मक है ना ऋणात्मक है। इसको हम अगर ऐसे भी बोला जाए कि ऐसी संख्या बताइए जो धनात्मक नहीं है, तो धनात्मक नहीं है यानी कि ये नहीं रहेगी, बाकी ये दोनों उसमें आ जाएंगे। ठीक है, अगर पूछा जाए कि ऐसी संख्या बताइए जो ऋणात्मक नहीं है, यानी कि ये नहीं रहेगी, जीरो भी धनात्मक संख्याओं में शामिल हो जाएगा। धनात्मक संख्या जैसे कि 1, 2, 3, 4 ये होती है कहां तक, अनंत तक। ठीक है, ऋणात्मक संख्या को अगर पूछा जाए तो माइनस अनंत डैश 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 -4, -3, -2, -1। अब बोलोगे सर ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि जो माइनस अनंत होता है वो सबसे छोटी संख्या होती है, फिर उससे बड़ी होती है, आती जाती है, फिर बस बड़ी होती है -4, फिर उससे बड़ी -3, फिर -2,
फिर -1। माइनस में अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या कौन सी है तो वो क्या है, 1 माइनस का। ठीक है, ये हो गई आपकी धनात्मक संख्या जो कि 1 से स्टार्ट होगी अनंत तक जाएगी। दूसरी 0 जो कि ना धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है, और तीसरी ऋणात्मक संख्या। अब इन वास्तविक संख्याओं को हम 2 भागों में बांट सकते थे, वास्तविक संख्या को ऐसे, लेकिन वास्तविक संख्या 2 और होती है। पहली होती है क्या, दशमलव रूप, कौन सा रूप, दशमलव रूप, और होती है पूर्णांक रूप। दूसरा कौन सा था, पूर्णांक रूप। क्या था, पूर्णांक रूप। पहला था दशमलव रूप और दूसरा था पूर्णांक रूप। ठीक है, तो अब ये अपन ने पढ़ लिया था कौन सा रूप, इसका पूर्णांक रूप। ठीक है, ये कौन सा रूप है, पूर्णांक रूप। आगे अपन पढ़ेंगे इसका दशमलव रूप। ठीक है, दशमलव रूप देखेंगे इसके बाद। कौन सा रूप देखेंगे, दशमलव रूप। दशमलव रूप, दशमलव रूप को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। इसमें होता है, पहला है शांत दशमलव, शांत दशमलव, इसको शांत मत लिखना, शांत, शांत दशमलव। और दूसरा है अशांत दशमलव, अशांत दशमलव। पहला है शांत दशमलव और दूसरा है अशांत दशमलव। क्या होता है शांत दशमलव और क्या होता है अशांत दशमलव? जैसे कि शांत दशमलव हमने लिख दिया इसको 0.8, ये रुक गया, 0.8 के बाद कटना बंद हो गया, यानी कि ये शांत दशमलव। लिख दिया 0.45, यानी कि ये शांत दशमलव। ऐसा दशमलव जो किसी फिक्स स्थान पर जाकर कटना बंद हो जाए, रुक जाए, वो कौन सा कहलाता है? शांत दशमलव। लिख दिया 0.1354, रुक गया, यानी कि ये क्या है? शांत दशमलव। अब अशांत दशमलव ऐसा दशमलव होता है जो किसी स्थान पर जाकर रुकना बंद नहीं करता, यानी कि ये अनंत तक चला जाता है। ठीक है, लेकिन अशांत दशमलव के भी 2 भाग होते हैं। अशांत दशमलव के भी 2 भाग होते हैं। एक ऐसा जो रिपीटिंग डेसिमल, यानी कि जो ऐसा दशमलव जो रिपीटिंग डेसिमल है, यानी कि आवृत्ति वाला, रिपीट कर रहा है, आवृत्ति दशमलव। कौन सा है? आवृत्ति दशमलव। और दूसरा है अनावृत्ति दशमलव, जिसकी बार बार आवृत्ति ना हो, अनावृत्ति दशमलव। अनावृत्ति दशमलव क्या होता है? आवृत्ति दशमलव और क्या होता है अनावृत्ति दशमलव? जैसे कि है 1/3, 1/3 को अगर किया जाए तो कितना आएगा? 0.3333, ऐसे 3 चलता जाएगा। ये 1/3 को काटा जाए तो क्या आएगा? 0.333333, लेकिन कहां तक? अनंत तक। यानी कि जो ये 3 है ना, ये कहां तक जा रहा है? अनंत तक। ये किसी भी स्थान पर जाकर नहीं रुकेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया अपना? आवृत्ति दशमलव। ठीक है, 3 चला ही जा रहा है, कहां तक? अनंत तक।
तो इसको अपन लिख सकते हैं 0.3 के ऊपर बार। बार का मतलब कि वो बार बार वही दोहरा रहा था, इसलिए उसके ऊपर लगा दिया अपन ने बार। ऐसे ही बोल दिया 0.64 के ऊपर बार, यानी कि 64 64 64 64 कहां तक जा रहा था, अनंत तक। वो होता है आवृत्ति दशमलव, बार बार उसी चीज की आवृत्ति दोहरा रहा है, जैसे कि 3 3 3 3 3 3 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 ऐसे चला जा रहा है। जैसे कि 6 7 8 0.678 6 7 8, तो इसको बार बार अनंत तक ना लिख के 0.678 के ऊपर अपन बार लगा देंगे। ठीक है, ये होता है अपना आवृत्ति दशमलव। अब होता है एक और कौन सा, अनावृत्ति दशमलव। तो इसमें वह दशमलव आता है जो रिपीटिंग तो है, यानी कि बार बार आ तो रहा है लेकिन वो फिक्स नहीं आ रहा है। अनावृत्ति नॉन रिपीटिंग, वो बार बार रिपीट नहीं हो रहा है, जैसे कि 0.13452 ऐसे चल रहा है, कहां तक, अनंत तक, बार बार वो नहीं आ रहा है। तो इसमें कौन सा दशमलव आएगा, अनावृत्ति दशमलव में पाई भी आती है। कौन सी, पाई भी, क्योंकि आप बोलते हो पाई का मान 22/7, वो 22/7 नहीं होता है, वो उसका लगभग मान दे रखा है, जबकि उसका फिक्स जो मान होता है वो लोगों ने 5 लाख संख्या तक उसको करके देख लिया, लेकिन उसका कोई फिक्स मान नहीं आया। तो अनावृत्ति दशमलव वह दशमलव होता है जिसमें लगातार संख्याएं चलती जाती है। ठीक है, अब अपन देखेंगे कि जो एक अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या का मतलब क्या होता है कि इसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। तो बताइए इनमें से कौन से दशमलव को p/q के रूप में नहीं लिख सकते। अगर ये है 0.8, क्या है 0.8, तो इसकी दशमलव हटा के अपन 8/10 लिख सकते हैं, यानी कि ये तो p/q के रूप में अपन लिख सकते हैं इसको तो। ठीक है, ये है दशमलव, यानी कि आवृत्ति दशमलव। ये कौन सा दशमलव है, आवृत्ति दशमलव। आवृत्ति दशमलव यानी कि इसको बोला था अपन ने 0.3 के ऊपर बार। ठीक है, ऐसे ही बोला जाता है, लेकिन जब बार हटता है तो क्या आ जाता है, 3/9। बार को हटा के बटे में 9 आ जाता है, यानी कि इसको भी p/q के रूप में लिख सकते हैं, इसको भी p/q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन जो अनावृत्ति दशमलव है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, ऐसा डेसिमल जो अशांत है। ठीक है, अशांत है, और नॉन रिपीटिंग, ऐसा डेसिमल जो बार बार रिपीट नहीं हो रहा है, वो क्या कहलाता है, अपरिमेय संख्या। तो इसी चीज को अपन क्या लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्या। क्या लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्या। आया समझ में। और ये दोनों जो भाग होते हैं ये किसके होते हैं, परिमेय संख्या के। इस संख्या को लिख सकते हैं अपन अपरिमेय संख्या। क्या लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्या। अब देखो इसको पढ़ने के बाद देखेंगे अपन परिमेय संख्या और अपरिमेय क्या होती है, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या क्या होती है और कैसे इसे किया जाता है। क्या लिखेंगे अपन, संख्याएं। संख्याएं दो रूपों में और बोल सकते हैं इसको। संख्या को एक और तरीके से बोल सकते हैं, परिमेय तथा अपरिमेय संख्या। कौन सी, परिमेय संख्या। क्या होती है परिमेय संख्या और क्या होती है अपरिमेय संख्या। तो बोला जाता है परिमेय संख्या को p/q के रूप में
लिख सकते हैं। इसे हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। इसे हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, जबकि अपरिमेय संख्या ऐसी होती है, इसे P बटे Q के रूप में नहीं लिखा जाता। इसे P बटे Q के रूप में नहीं लिखा जाता। क्यों? क्योंकि अभी मैंने बताया था ये होती है अशांत दशमलव के भी अनावृत्ति रूप, यानी कि इसकी ऐसी कोई फिक्स आवृत्ति नहीं है, ये चली जाती है लाखों तक, लाखों करोड़ों तक, मतलब ये अनंत तक होती है। जैसे कि अभी मैंने बताया था आपको अशांत दशमलव, अशांत दशमलव वो जिसमें अनंत तक चलती है, लेकिन अशांत दशमलव में भी कौन सा रूप? अनावृत्ति रूप। अनावृत्ति रूप इसमें चली जाती है 0.1 3 4 7 2 9 ऐसे चली जाती है अनंत तक, यानी कि इसको P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते। आप समझ गए होंगे क्यों नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि दशमलव हटाएंगे तो बटे में क्या लगाएं, कितने जीरो लगाएं, तो अगर अनंत लगा सकते हैं फिर तो, क्योंकि ये तो अनंत तक जाती है, और अनंत का मतलब कुछ नहीं होता है, ये अनंत सिर्फ एक परमपिता परमात्मा ही होता है। ठीक है, तो ये होती है अपरिमेय संख्या, इसे P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते। लेकिन परिमेय संख्या, परिमेय संख्या में भी ऐसी कौन सी चीज होती है जो इसे गलत कर देती है? तो इसमें एक बोला जाता है कि Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q को 0 के बराबर नहीं रख सकते। अब ये बताओ क्यों नहीं रख सकते? क्यों? क्योंकि अगर Q की जगह 0 रख दिया जाए, जैसे कि आपको दे दी एक संख्या 3 बटे 0, Q की जगह आपने क्या रख दिया? 0। यहां P की जगह तो 3 रख दिया, लेकिन Q की जगह क्या रख दिया? 0। तो आप यहां क्या लिखोगे? बताइए क्या लिखोगे? नहीं 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 नहीं, आप गलत बोल रहे हो। यहां क्या आएगा? अनंत। क्या आएगा? अनंत। क्यों? क्योंकि 3 में ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिसमें 0 से भाग देने पर वो संख्या प्राप्त हो जाए, तो इसमें क्या आएगा? अनंत। ठीक है, तो इस प्रकार हम Q की जगह 0 नहीं रख सकते। आया समझ में? जैसे कि परिमेय संख्या में आपने लिख लिया क्या क्या? P बटे Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या को P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, जबकि Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 के बराबर नहीं है। इसके उदाहरण अगर देखे जाए तो क्या लिखेंगे? उदाहरण जैसे कि 1 बटे 3, 1 बटे 3, 5 बटे 4, 7 बटे 8, ऐसे सारी संख्याएं इसका उदाहरण हो सकती है। जबकि अपरिमेय संख्या का उदाहरण क्या होता है? एग्जाम्पल इसके एग्जाम्पल है जैसे कि पाई। जबकि देखो आपसे बोला था अभी मैंने पाई वहां आ सकती है, लेकिन इसमें क्या आ सकती है? परिमेय संख्या में 22 बटे 7। फिर आप बोलोगे कि नहीं सर, पाई का मान तो 22 बटे 7 होता है। ऐसा नहीं है, पाई का मान 22 बटे 7 होता है, लेकिन ये फिक्स नहीं होता। ये होता है क्या? लगभग होता है। और जबकि पाई का मान जो फिक्स होता है वो होता है, पाई का मान जो होता है वो फिक्स होता है 3.414 ऐसे करते करते अनंत तक। मतलब इसका 5 लाख संख्या तक लोगों ने निकाल के देख लिया, नहीं आया। इसमें आता है करनी 2। क्या आता है उदाहरण में? करनी 2, करनी 3, करनी 5। ठीक है, ये सारे इसके एग्जाम्पल में आते हैं। ये हो गए आपकी परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या।
सुना है समुंदर को बड़ा गुमान आया है। क्या सुना है? समुंदर को बड़ा गुमान आया है। तो नाविक ने क्या कहा कि नाव वहां ले चलो जहां तूफान आया है। तो हमें नाव कहां ले जानी है? जहां तूफान आया है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, ठीक है, इसलिए लहरों से मत डरना। आगे हम पढ़ेंगे पूर्ण संख्या। क्या होती है पूर्ण संख्या? पूर्ण संख्या क्या होती है? वह संख्या जो पूर्ण हो चुकी है। पूर्ण का मतलब कि काम खत्म हो जाना, खत्म का मतलब जीरो। तो वह सारी संख्याएं जो जीरो से स्टार्ट होती है, 1 2 3 ऐसे कहां तक जाती है? अनंत तक जाती है। वो क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या वह संख्या होती है जो जीरो से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है। इसके बाद और एक और होती है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृत संख्या। कौन सी संख्या? प्राकृत संख्या। अब देखो प्राकृत संख्या को क्या बोलते हैं अपन? नेचुरल नंबर। नेचुरल यानी कि प्रकृति का नेचर कैसा? तो क्या? एक नंबर। प्रकृति का नेचर कैसा? एक नंबर, यानी कि ये एक से स्टार्ट होगी और कहां तक जाएगी? अनंत तक। कहां तक? अनंत तक। तो ये होता है प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर एक से स्टार्ट होता है और अनंत तक जाता है। पहले पहले तो गर्लफ्रेंड का नेचर कैसा? एक नंबर, है ना, तो इसलिए नेचुरल नंबर कैसा? एक नंबर। लेकिन जैसे ही शादी हुई, क्या हुई? शादी हुई यानी कि पूर्ण हो गए, फिर कैसा लगता है नेचर? बोले सर अब तो अच्छी नहीं लगती है। क्या होता है? अब तो अच्छी नहीं लगती है, यानी कि फिर जीरो नंबर। पहले पहले तो एक नंबर और फिर क्या? जीरो नंबर, ठीक है। तो ये होता है नेचुरल नंबर। नेचर प्रकृति का एक नंबर, जैसे ही पूर्ण हुआ जीरो नंबर, ठीक है। जीरो से स्टार्ट होती है पूर्णांक संख्या और प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होती है? एक से। अब एक और संख्या होती है, उसे कहते हैं पूर्णांक। पूर्णांक संख्या। कौन सी संख्या? बोले सर अभी तो पूर्णांक संख्या बताया। नहीं, ये पूर्णांक नहीं, ये कौन सी संख्या थी? पूर्ण संख्या। अब देखेंगे कौन सी संख्या? पूर्णांक। पूर्णांक संख्या यानी कि वह संख्या जो पूर्ण अंक हो जाए। इस पूर्णांक का अगर संधि विच्छेद करें तो क्या हो जाता है? पूर्ण धन अंक। पूर्ण धन अंक। तो वह अंक जो पूर्ण हो जाता है, यानी कि माइनस अनंत से लेकर जीरो और प्लस अनंत वाली संख्या को क्या कहते हैं अपन? पूर्णांक। देखो इसमें सारे अंक आ गए, यानी कि जीरो भी आ गया, माइनस अनंत वाली भी सारी संख्या आ गई और प्लस अनंत वाली भी सारी संख्या आ गई। तो ये कौन सी होती है? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या जो कि माइनस अनंत से लेकर जीरो और जीरो से लेकर प्लस अनंत तक की संख्या को क्या कहते हैं अपन? पूर्णांक संख्या। तो इसको अगर अपन ऐसे दर्शाया जाए, पूर्णांक संख्या को ऐसे दर्शा लेंगे अपन, ये हो गई जीरो और ये क्या? ऋणात्मक संख्या, यानी कि माइनस अनंत से कहां तक? माइनस एक तक। ये हो गई ऋणात्मक संख्या। कौन सी संख्या? ऋणात्मक संख्या। दूसरी है जीरो और फिर कौन सी है? एक से लेकर कहां तक? अनंत तक, यानी कि ये कौन सी संख्या? धनात्मक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होती है? ऋणात्मक, जीरो और धनात्मक संख्या सारी मिलकर क्या बन जाती है? पूर्णांक, यानी कि वह अंक जो पूर्ण हो गए। अब संख्याएं, बोले सर पूर्णांक संख्या धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, जीरो होती है। तो अब संख्याएं देखेंगे हम। इसका एक और रूप होता है सम और विषम। तो संख्याओं का एक और रूप कौन सा होता है? सम और विषम। उसको देखेंगे क्या होती है सम संख्या, क्या होती है विषम संख्या। संख्या
संख्या में होती है एक सम संख्या और दूसरी होती है विषम संख्या। दूसरी क्या है? विषम संख्या। तो वह संख्या, सम संख्या क्या कहलाती है? वह संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। किससे? वह संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए, 2 से विभाजित हो जाए। ये क्या कहलाती है? सम संख्या। और वह संख्या जो 2 से विभाजित ना हो, यह संख्या 2 से विभाजित नहीं होती है। अब देखो, हम देखेंगे सम संख्या, वह संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए, जैसे कि -4। आप लोगों ने आज तक नहीं पढ़ा होगा कि सर -4 भी क्या सम संख्या होती है क्या? तो -4, इसके आगे भी है -4, -2, 0, 2 प्लस के, फिर 4, 6, 8, ऐसे बहुत सारी संख्या होती है। ये क्या होती है? सम संख्या। माइनस में भी इधर आती है बहुत सारी, ठीक है। तो ये होती है सब क्या? सम संख्या। जबकि विषम संख्या क्या होती है? 3, माइनस के, माइनस का 1, प्लस का 1, 3, 5, ये 2 से जो विभाजित नहीं हो वो क्या कहलाती है? विषम संख्या। अब देखेंगे इसको, हम सम संख्या को हम किस रूप में लिख सकते हैं? तो इसको 2n रूप में लिख सकते हैं। सम संख्या को हम क्या 2n रूप में लिख सकते हैं। और ऐसे ही विषम संख्या को क्या करते हैं? 2n माइनस या प्लस 1 रूप में लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं हम 2n रूप में, और इसको लिख सकते हैं 2n माइनस या प्लस 1 रूप में। अब आप पूछोगे सर ये n का मतलब क्या है? तो n का मतलब नेचुरल नंबर, कोई सा भी नंबर हो, ठीक है, कोई सा भी नंबर हो उसको रख के देख लो। जैसे कि अपन ने 1 रखा, तो 1 गुणित 2 बराबर 2, तो ये 2 क्या है? सम संख्या। 2 रख लिया तो 2 दूनी 4, ये 4 क्या है? सम संख्या। 3 रख लिया तो 3 दूनी 6, 6 क्या है? सम संख्या। 4 रख लिया तो 4 दूनी 8, 8 क्या है? सम संख्या। 5 रख लिया तो 5 दूनी 10, 10 भी क्या है? सम संख्या। यानी कि इसको 2n रूप में लिख सकते हैं। n की जगह आप कुछ भी रख के देख सकते हो। ऐसे ही इसमें हम n की जगह कुछ भी रख के देख सकते हैं। यानी कि अगर यहां रख लिया अपन ने 1, यानी कि 2 एकम 2, 2 में से 1 घटा देंगे तो 1, वो भी विषम संख्या होती है। या 1 जोड़ देंगे तो 3, 3 भी विषम संख्या होती है। 2 दूनी 4, 4 में 1 घटा देंगे तो 3 भी विषम संख्या होती है। और 1 जोड़ देंगे यानी कि 5 भी क्या होती है? विषम संख्या होती है। तो ये होती है अपनी सम संख्या और ये विषम संख्या। आपको समझ में आ गया होगा। इसको 2n रूप में लिख सकते हैं, सम संख्या को 2n रूप में लिख सकते हैं, जबकि विषम संख्या को हम 2n माइनस 1 रूप में लिख सकते हैं। अब देखेंगे हम सम संख्या क्या होती है और विषम संख्या क्या होती है, कैसे निकाला जाता है। क्योंकि आप लोगों के मन में डाउट है कि नहीं सर 0 को तो हम विषम संख्या मानेंगे। अरे आप यही बोल रहे हो ना, 0 को तो हम विषम संख्या मानेंगे। तो मैं बताता हूं इसको कैसे अपन सम मान सकते हैं और कैसे विषम मान सकते हैं। आप टेंशन मत लो, आपका गुरु है, आपके लिए सारा काम करेगा। बस आप जो मैं बोलूं वो पढ़ते रहना, टेंशन नको करो, टेंशन नहीं करना है। देखेंगे एक होती है सम संख्या। सम संख्या का अगर सम संख्या में जोड़ दिया जाए, सम संख्या को सम संख्या में जोड़ दिया जाए तो कौन सी संख्या आनी चाहिए? सम संख्या, है ना। सम संख्या को सम संख्या में जोड़ दिया जाए तो क्या आना चाहिए? सम संख्या। लेकिन सम संख्या को
सम संख्या में अगर कुछ विषम संख्या जोड़ दी जाए, सम संख्या में कुछ विषम संख्या जोड़ दी जाए तो क्या आती है? विषम संख्या। कौन सी संख्या? विषम संख्या। लेकिन अगर विषम संख्या में कुछ विषम संख्या जोड़ दी जाए तो क्या आती है? सम संख्या। देखेंगे जैसे कि सम है अपना 2, यानी कि 2, और यहां दूसरा सम ले लिया अपन ने 4। 2 और 4 दोनों सम को ले लिया, 2 और 4 दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 6, यानी कि 6 भी क्या है? सम संख्या। इसी प्रकार इसमें देखेंगे हम 2, और इधर देख लो, यह है एक संख्या सम 2, दूसरी सम संख्या अपन ने मान ली 0। क्या इन दोनों को जोड़ेंगे तो सम संख्या आ रही है 2, यानी कि ये पहली कंडीशन तो 0 पर सेटिस्फाई कर रही है, यानी कि यह तो सत्य सिद्ध हो रही है। दूसरी देखेंगे, अपन ने मान लिया 0 सम संख्या, ठीक है। एक विषम संख्या ले लेते हैं अपन 3, अगर दोनों को जोड़ा तो क्या विषम संख्या आ रही है, यानी कि 0 और 3 को जोड़ दिया तो 3, यानी कि ये भी विषम संख्या 0 के लिए सिद्ध होती है कि हाँ 0 सम संख्या है। तीसरी देखेंगे, क्या 0 विषम संख्या है? नहीं, तो अपन ने देख लिया 3 एक विषम संख्या है। दूसरी विषम संख्या हमने ले ली कौन सी? कुछ भी ले लो, जैसे कि हमने ले लिया 5, तो इन दोनों को जोड़ा तो 5 3 8, यानी कि ये विषम संख्या और विषम संख्या का योग क्या होता है? सम संख्या। लेकिन इन दो से आपको पता चला है कि 0 क्या है? एक सम संख्या है। 0 क्या है? एक सम संख्या है। अब समझ में आया 0 को हम सम क्यों बोलते हैं और क्यों विषम बोलते हैं? तो इसलिए 0 विषम संख्या नहीं है, क्या है? सम संख्या है। ठीक है, अब देखेंगे हम अभी सारा हो चुका है, बस इसमें एक और बचा है, भाज्य और अभाज्य संख्या। क्या होती है भाज्य संख्या और क्या होती है अभाज्य संख्या? तो देखो, हमने अभी एक पढ़ा था प्राकृत संख्या। कौन सी संख्या? प्राकृत संख्या। क्या होती है प्राकृत संख्या? बोले सर, प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। और गर्लफ्रेंड का नेचर कैसा? एक नंबर। यानी कि प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है और कहां तक जाती है? अनंत तक जाती है ना। प्राकृत संख्या क्या होती है? 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है। हमें पढ़ना क्या है? भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। तो प्राकृत संख्या में हम देखेंगे कि क्या होती है भाज्य संख्या और क्या होती है अभाज्य संख्या। क्या होती है भाज्य संख्या और क्या होती है अभाज्य संख्या? तो वह संख्या, भाज्य संख्या देखेंगे, वह संख्या जिसके 2 से अधिक फैक्टर बन जाए, यानी कि जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, कहलाती है भाज्य संख्या। जैसे कि आपने बोल दिया कि सर 2 भाज्य है या अभाज्य है, तो इसके कितने फैक्टर बन रहे हैं? यानी कि एक तो ये 1 से कट सकती है, दूसरी ये 2 से कट सकती है, इसके अलावा क्या तीसरे से कट रही? नहीं कट रही, तो ये भाज्य संख्या नहीं हो सकती। 3 देखेंगे, क्या 3 1 से कट रहा है? क्या 3 3 से कट रहा है? क्या इनके अलावा किसी और से कट रहा है क्या? तो नहीं, यानी कि 3 भी भाज्य संख्या नहीं है। आगे देखेंगे अपन 4। देखो, 4 1 से कटता है, 4 2 से कटता है और 4 4 से कटता है, यानी कि कम से कम इसके कितने फैक्टर होने चाहिए? 3, कम से कम 3 फैक्टर। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या भाज्य संख्या क्या होती है? सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? 4, फिर 6 8, ठीक है, 10, ऐसे चलती जाती है। ठीक है, इसी प्रकार हम अभाज्य संख्या का देखा जाए तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2।
3, 5, 7। अब बोलो सर 2 क्यों आया? क्यों? क्योंकि 2 के क्या 3 फैक्टर बन रहे हैं क्या? देखो 2 को सिर्फ 1 से कट सकता है और किससे कट सकता है? 2 से। इसी प्रकार 3 सिर्फ 1 से कट सकता है और 3 से कट सकता है। ठीक है, 5 है 1 से कट सकता है और 5 से कट सकता है। 7 भी 1 से कट सकता है और 7 से कट सकता है। क्या इसके अलावा किसी तीसरे से कट रहा है? नहीं कट रहा है। तो ये क्या हो गए? अभाज्य संख्या। अब आपके मन में एक डाउट आया, क्या? कि सर आपने इसमें 2, 3, 4, 5 सब ले लिया भाज्य और अभाज्य में, सर आपने एक को तो लिया ही नहीं, है ना? मन में यही सवाल आया कि सर आपने एक को तो लिया ही नहीं। तो देखो एक ऐसा स्पेशल नंबर है जो कि ना तो भाज्य संख्या है और ना अभाज्य संख्या है, यानी कि ये ना तो भाज्य संख्या है और ना क्या है? अभाज्य संख्या है। ठीक है, क्योंकि एक का अगर फैक्टर करें तो सिर्फ एक ही बनता है, और अभाज्य संख्या वह होती है जिसमें 2 फैक्टर होने चाहिए। कितने? 2 फैक्टर होने चाहिए, यानी कि एक ऐसा स्पेशल नंबर है जो ना भाज्य है ना अभाज्य है। ठीक है, और इसमें लिखेंगे हम कि 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 2 क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो कि क्या है? सम संख्या है। दो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है और यह एकमात्र ऐसी सम अभाज्य संख्या है। 2 एकमात्र ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम है। ठीक है, और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4। यह पूछ लिया जाता है, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4। 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है। ठीक है, अब आपसे पूछ लिया जाता है कि ऐसी 3 क्रमागत अभाज्य संख्याएं, ऐसी 3 क्रमागत अभाज्य संख्याएं जो विषम संख्याएं हैं, ऐसी 3 क्रमागत अभाज्य संख्याएं जो क्या है? विषम संख्याएं। तो ये होती है 3, 5, 7। सिर्फ एकमात्र ये 3 ही ऐसी अभाज्य संख्याएं हैं जो क्रमागत विषम संख्याएं हैं। ठीक है, अब देखेंगे हम देखेंगे कि 1 से 50 तक की आपसे पूछ लिया जाएगा कि 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या है? क्या? अभाज्य संख्याएं। तो ये कितनी है? 1 से 50 तक है कितनी? 15 अभाज्य संख्या है। कितनी है? 15। लेकिन जैसे ही पूछ लिया जाता है 50 से 100 तक अभाज्य संख्याएं कितनी हैं, तो वो कितनी आ जाएगी? 10। ठीक है, फिर भी एक भाई के मन में तो ऐसा सवाल आ रहा है कि नहीं सर आप तो 1 से 100 तक बताओ। तो देखो 1 से 100 तक की अभाज्य संख्या अगर पूछी जाए, 1 से 100 तक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या कितनी होगी? तो ये होगी कितनी? 25। कितनी होगी? 25। ठीक है, इसके आगे का हम पढ़ेंगे अगले पार्ट में। ठीक है, धन्यवाद।